राष्ट्रवाणी ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। ममता जी ऐतिहासिक बुआ हो गई भारत की राजनीति में। ऐसी बुआ भारत की राजनीति में कभी नहीं हुई जिसने भतीजे के लिए अपना राजपाट और अपना घर सब कुर्बान कर दिया हो। मेहमानों से परिचय करा दे, देवेंद्र प्रमुख हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देवेंद्र जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। विवेक नारायण जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, विवेक जी का बहुत स्वागत है। मोहम्मद एहतेशामुल हक साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हक साहब का बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीति शर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर नीति शर्मा का बहुत स्वागत। हक साहब, आपसे बात शुरू करूंगा आज, चूंकि आप उस युद्ध क्षेत्र में हो, वहीं खड़े हो जहां युद्ध, वो कुरुक्षेत्र है इस वक्त। आखिर हमने कभी ऐसा कोई इतिहास में प्रसंग नहीं पढ़ा कि किसी बुआ ने अपनी सत्ता और अपना संगठन दोनों कुर्बान कर दिया हो भतीजे का कॉलर ऊंचा रहे। मेरे ख्याल से ममता बनर्जी वन एंड ओनली हैं। वो सब जानती थी कि अभिषेक की वजह से सरकार गई और अभिषेक की वजह से ही पार्टी जाएगी। तो सारे विधायकों से कहा गया कि जब मीटिंग में अभिषेक आए तो तुम सब लोग खड़े होकर ताली बजाना, कहना अभिषेक बाबू जिंदाबाद। ऐसा क्यों? हक साहब, आपको क्या लगता है? सबसे पहले नमस्कार अमिताभ जी, जितने पैनल बैठे हुए सभी को मेरी ओर से नमस्कार। एकदम सही आपने कहा कि जिस हिसाब से जो परिस्थिति 6 तारीख को जब हमारे 80 विधायक जीत करके हमारे कालीघाट ममता बनर्जी ने जब बुलाया था, तो 80 विधायकों के सामने में मौजूदगी में यही बात सूत्रों के हवाले से खबर है, ये खबर आई है कि तमाम नेताओं को कहा गया कि आप खड़े होकर करके जो हमारे युवा नेता अभिषेक बनर्जी है उसके लिए आप ताली बजाइए। तो इसमें बहुत से लोगों को नागवार लगा, इसलिए कि उसमें 80 वर्ष के आयु के विधायक भी थे, कोई 70 के थे, कोई 65 के भी थे, हर एक युवा के लिए। तो ये लोगों के अंदर बहुत बड़ी समझ लीजिए ये तकलीफ वाली बात थी। और उसी दिन हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने जिस हिसाब से कहा कि अगर तुम लोग रहना चाहते हो तो रहो, नहीं तो मैं अकेले रहूंगी और मैं अकेले ही पार्टी को संभालूंगी, और जो भी अगर अभिषेक बनर्जी को कोई भी अपशब्द कहेगा तो मैं उसके खिलाफ हूँ। तो यहीं से समझ लिए 6 तारीख का, 4 तारीख को रिजल्ट निकला अमिताभ जी, और 6 तारीख से टर्निंग पॉइंट हुआ हमारे पार्टी में। उसको जो तमाम जो विधायक जो बहुत सारे पहली मरतबा, हम समझते हैं कि 40 विधायक इसमें नवनिर्वाचित पहली मरतबा विधानसभा में आए हैं, वैसे लोगों को समझ लिए बहुत ये सब जो है आघात लगा है, और उससे लोगों में समझ लिए बहुत तकलीफ हुई। और उसके बाद में जिस हिसाब से साइन लेकर कर अपोजिशन लीडर का नाम चुना गया, तो सर्वसम्मति से नहीं चुना गया। वही बात है कि मैं खाता नहीं भाई, जो मैं जो कहूँ सही, उससे लोगों के अंदर जो नए नए लोग थे, जो भी लोग थे, सर्वसम्मति से विपक्षी दल के नेता के लिए नहीं हुए। तो शुभेंदु अधिकारी का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिस हिसाब से वहां अपोजिशन लीडर का नाम चुना गया, तो इसमें तमाम लोगों में इत्तेफाक नहीं हुई कि इनको हम जो है किसी भी कीमत पर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे सर्वसम्मति से समझ लिए विपक्षी दल का नेता चुना गया। तो उन्होंने ऋतुव्रत को, ये लोग दो जो पार्टी से निष्कासित किए गए, ऋतुव्रत और संदीपन साहा को पार्टी से निष्कासित किए गए। हक साहब, एक छोटा सा, हक साहब एक मिनट, एक छोटा सा सवाल है, उसका उत्तर दीजिए, फिर दूसरे राउंड में आऊंगा आपके पास। आखिर ऐसा क्या है अभिषेक बनर्जी में जिसके चलते ममता जी सरकार और संगठन दोनों कुर्बान कर दी? आपको क्या लगता है, क्या है ऐसा अभिषेक में? ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी देखिए, आप देखेंगे, आप बहुत सीनियर एडिटर है, मैं समझता हूँ कि आपको काफी तजुर्बात है। कभी कभी आदमी जज्बात में बहुत कुछ लॉस कर देता है, और उसी का नतीजा है। जिस हिसाब से देखिए, सबसे पहले ममता बनर्जी बहुत मुश्किल से पार्टी का गठन किया था 1998 में, कांग्रेस से जब
हटने के बाद में आज इतना जबरदस्त तरीके से समझ लीजिए 34 साल हुकूमत यहाँ सीपीएम के सरकार को हटाया था, लेकिन ये पता नहीं क्यों ये इतना जज्बाती, कभी कभी गुस्सा जो है इसलिए हमारे इस्लाम में हराम करा दिया गया, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में गुस्सा को हराम करा दिया गया। गुस्से में कुछ भी हो सकता है, तो ये जज्बाती फैसला जो है उनको ले डूबा। कहीं न कहीं ये जज्बाती फैसला है, इसलिए कि आज 80 विधायक जो चुन के आए थे उनका भी समझ लीजिए, उनको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए और उनसे भी मशवरा कर करके शोभन देव चट्टोपाध्याय का जो नाम घोषित हुआ था, उससे लोगों के अंदर अपोजिशन जो लीडर का बनाए गए थे, उससे लोगों के अंदर में सर्वसम्मति नहीं हुई और उन्होंने कहा कि हम इनको नहीं मानेंगे, हमारी राय इसमें क्यों नहीं लेगी। वहीं से समझ लिए टर्निंग पॉइंट हुआ, वहीं से चीजें खराब हुई। ठीक बात है, मैं दोबारा में आऊंगा बस। नीति शर्मा हमारे साथ है। नीति शर्मा, आपको क्या लगता है, मूल विषय आपसे भी यही समझना है, आखिर हमने देखा पुत्र के मोह में हमने इंदिरा जी को देखा 74, 75, 76 इमरजेंसी के दौरान सत्ता चली गई लड़के के कारण, लेकिन उनका लड़का तब भी ठीक था, वो दोबारा सत्ता में ले आया 2.5 साल में इंदिरा जी को। ये भतीजा मुझे इस योग्य तो लगता नहीं कि ये ममता बनर्जी को दोबारा सत्ता में ले आए। आपको क्या लगता है, ऐसा क्या होगा कि ममता बनर्जी जैसी विलक्षण राजनेता अभिषेक बनर्जी को लेकर इतना वो हो गई कि सरकार जाए जाए, संगठन जाए जाए, अभिषेक कोई ऊपर रखूंगी। आपकी समझ क्या कहती है? प्रणाम अमिताभ जी। जी नमस्कार। सभी पैनलिस्ट को प्रणाम और वंदे मातरम। आपके माध्यम से समस्त व्यूअर्स को आवाज इको हो रही है जी, बट फिर भी मैं अपनी बात रखती हूँ। मोह ऐसी चीज है, जब किसी के मोह पाश में कोई व्यक्ति बंध जाता है तो उसकी विवेकशीलता न्यून हो जाती है। एक राजनीतिक पृष्ठभूमि में ममता बनर्जी मिट्टी से उभरी हुई नेता है और आज कहीं ना कहीं 4 जून है, पूरा 1 मास हो चुका है। 4 मई ममता गई, जो बीजेपी का नारा कहीं ना कहीं सत्य हुआ। वहीं आज जो इनके छात्र परिषद के दफ्तर से दीमक लगे हुए नोटों की गड्डियां जो निकली थी, वही दीमक किस प्रकार से वेस्ट बंगाल के भविष्य को निगल रही थी पिछले 15 साल से। उसमें ना केवल कोयला घोटाला, शिक्षा भर्ती घोटाला, अनेक घोटालों के साथ साथ ये भतीजा भक्ति प्रेम भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है जी। क्योंकि टीएमसी का कैडर आप देखें किस प्रकार से ममता बनर्जी इतिहास की एकमात्र ऐसी सीएम होंगी जो 2 बार अपनी ही गद्दी हारी हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज बार बार जनता ने ममता बनर्जी को दिया था कि आपका नेतृत्व हमें मंजूर है, लेकिन आपकी जो विचारधारा बदल चुकी है, जो भतीजा प्रेम आप दिखा रही हैं, जिस प्रकार से आपके भतीजे ने टीएमसी के कैडर को एक कॉर्पोरेट कल्चर में कन्वर्ट कर दिया, एक कमांडिंग अथॉरिटी में आ गए कि कुछ भी वो गलत करें, कुछ भी बयानबाजी करें। 4 मई से पहले तो अमित शाह का भी घुसना दुर्लभ था अभिषेक बनर्जी के हिसाब से वेस्ट बंगाल में। तो इतने जो बड़े बोल बोले, आज उसके बाद भी ममता बनर्जी का मोह कहीं ना कहीं आज उनकी आंखों पे पट्टी बांधा हुआ है, जिसकी वजह से ना कि टीएमसी चूर चूर हो रही है, टूट रही है, लेकिन मुझे लगता है ममता बनर्जी अपना अस्तित्व, अपनी मेहनत को भी मिट्टी कर देंगी। इस पे एक छोटी सी कविता राजनीतिक मैंने लिखी है जिसका शीर्ष है बुआ की नाव और भतीजे की पतवार। पश्चिम बंगाल की धरती पूछे कहाँ चला वह स्वर्णिम दौर, क्यों चौक चौराहों पर उठते अब शासन पर इतने शोर। एक और बुआ की छवि थी, संघर्षों की लंबी कहानी, सड़कों पर जो लड़ती आई जनता ने दी थी कुर्बानी। भतीजा बनकर आया आगे, संगठन की थामी कमान पर विरोधी, और आज विरोधी अपनी टीएमसी पार्टी में पूछ रहे हैं क्या बढ़ पाया जनता का मान। कोयला, शिक्षा भर्ती, राशन घोटालों के उठते सवाल, हर मुद्दे पर जनता ने साधा सरकार पर तीखा जाल। भतीजे के कुछ भाषण ऐसे जो बन बैठे चर्चा का विषय, जनता के हर शब्द पकड़ कर बनाया उन पर नया निश्चय। कहीं आरोप परिवारवाद का, कहीं संगठन पर नियंत्रण, कहीं कहा कि लोकतंत्र में बढ़ रहा निजी प्रभाव प्रवन। जनता पूछे सत्ता का मतलब क्या केवल कुर्सी का अमान, या फिर हर गांव और शहर में विकास बने पहचान। भतीजे की हर एक रणनीति बनती है अब बड़ी बहस,
समर्थक कहते दूरदर्शी, विरोधी कहते विपरीत तहस। तो जनता की जिसने नहीं सुनी, जिसने अपने टीएमसी के कैडर की ही नहीं सुनी, ठीक बात, आज इतने मोहपाश में, मुझे लगता है ये पहली बार कोई ऐसी ठीक है। डॉक्टर opposition नीतीश पार्टी शर्मा, है। आता हूं, दोबारा आता हूं आपके पास, ठीक बात है। विवेक नारायण जी, हमने इंदिरा गांधी जी का पुत्र मोह देखा, उन्होंने वो उनके उस बेटे ने उनसे वो करा दिया जिसकी अपेक्षा नेहरू जी की बेटी से नहीं थी। नेहरू जी के मन में लोकतंत्र के लिए एक सीमा तक सम्मान तो था ही था, लेकिन लड़के ने करा दिया। तुर्कमान गेट गिरा दिया, ये गिरा दिया, वो गिरा दिया, जहां मिले जवान मिले, जवान मिले, ब्याह मिले, अनब्याह मिले, तुरंत नस काटो, नसबंदी करो, है हाहाकार मचा दिया, पूरी कांग्रेस डूब गई। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, संजय हार गए, विद्याचरण हार गए, बंसीलाल हार गए, जितने खलीफा थे सब चुनाव हार गए। लेकिन वो उनका लड़का था। बुआ भतीजे के लिए किसी ने कुर्बानी दी हो ऐसा हमने नहीं सुना। आपने सुना क्या? पूरे भारत के राजनीतिक इतिहास में कोई बुआ ऐसी है क्या जो ममता जी का मुकाबला कर सके कि हमने भतीजे के लिए सरकार और पार्टी दोनों कुर्बान कर दी? नीलम, विवेक जी। अमिताभ जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ऐसा तो अभी कोई निगाह में नहीं आ रहा है कि बुआ भतीजे वाला, लेकिन रिकॉर्ड तो बनते रहते हैं इस तरह की चीजें, मालिन नहीं बनी। लेकिन आम तौर पे अमिताभ जी अगर मूल में इसके आप जाएं, वो रिश्ता कोई हो सकता है, लेकिन आम तौर पे किसी राजनीतिक पार्टी की हार के बाद उसमें आरोप प्रत्यारोप लगना और उसमें इस तरह की चीजें बड़ी आम है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे एक ही बिंदु पे बात हो रही है कि सारा कुछ अभिषेक बनर्जी पे केंद्रित हो गया आके, तो वो एक हार के बाद एक कोई अप्रत्याशित नहीं है, वो चल रहा होगा पहले से, लेकिन वो आके हार के बाद उसका इस अंजाम तक पहुंचा आके ये जी। लेकिन जिस तरीके से एक ममता जी परिपक्व राजनेता हैं और जिस तरीके से उन्होंने वहां पे एक अपनी छवि बनाई है एक संघर्ष महिला की, और जिस तरीके से उन्होंने विधानमंडल की जो बैठक बुलाई, और जिस तरीके से आप बता रहे हैं अभी आभक साहब ने बताया कि जिस तरीके से विधायकों के लिए वहां पे कहा गया, ये एक राजनीतिक तो नहीं कहा जाएगा। और जिस तरीके से उन्होंने पूरा एक सोल फैसला अभिषेक बनर्जी के हक में लेते हुए बातें जो कहीं, वो कोई तरीके से राजनीतिक बातें नहीं, वो राजनीतिक तो बयान नहीं हो सकता है, ना राजनीतिक उसमें कहीं है। वो एक पारिवारिक हो सकता है, पारिवारिक मायामोह हो सकता है, लेकिन इसमें राजनीतिक कोई भी नहीं। अगर राजनीतिक इसमें जरा सा भी होता तो ममता जी इस तरह का बयान अभिषेक को नहीं देती लेके ये। अब रही बात पार्टी की, देखिए इसमें ये तो उनका पारिवारिक मामला था, उन्होंने किया, राजनीतिक नहीं, गैर राजनीतिक तरीके से किया। लेकिन ये आज बंगाल की, अमिताभ जी इसको बृहद परिप्रेक्ष्य में देखिए, एक पार्टी बहुत छोटी होती है, राज्य या देश बड़ा होता है। आज इसके आड़ में देखिए खेल चालू हो गया। अभिषेक जी तो एक मोहरा बीच में हो गए, और अभिषेक जी का मोहरा बनने के बाद वो गलतियां ममता जी की रही या पार्टी की रही, वो एक खेल क्या चालू हो गया? अब तो खेल लेकिन निपट उसके गया, अब खेल साथ कहाँ है? आज ये वही कहानी दोहराई जाएगी जो एनसीपी में हुई या शिवसेना के साथ हुई, वही सब कहानी यहाँ पे तो देखिए आप। अभी तो ये पटकथा इसकी 2021 में लिख गई थी, अब इसका धीरे धीरे से क्रियान्वयन हो रहा है, कहानी इस पे आगे बढ़ रही धीरे धीरे है। ये उसी के बीच में ममता जी का इस तरीके होना, ये और उसमें एक उनको मौका मिल गया ये। ठीक है। लेकिन इन सबके बीच में बंगाल की जनता ने जिस भरोसे से वहां पे बैठाया, आज बंगाल की जनता के लिए वहां पे वो ठगी महसूस करेगी आगे कि वहां के लिए कुछ नहीं हो रहा, वहां तो केवल यही हो रहा है। अभी रुकना होगा। विवेक जी, आप भी कई बार बहुत गड़बड़ कर देते हो, आप अनुभवी आदमी, आपने आज वैसी बात कर दी। अभी शुभेंदु को शपथ लिए 30 दिन नहीं हुए, शुभेंदु को शपथ लिए 30 दिन नहीं हुए, अब वो करे जनता ठगी महसूस कर रही। आप वो आदमी हो गए कि शादी में गए, मंच पर गए 11 रुपया का लिफाफा देने हैं, अब उन्हें शादी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन बच्चा होता नहीं लग रहा। हमारे यार कोई ऐसी बात बोलता है? बोले तलाक हो जाएगी इनकी साल 2 साल बाद। गजब बात है यार, शादी में खाना खाने आए हो, खाना खाओ, शुभकामना दो, घर जाओ। बोले नहीं, हमको इनका चेहरा देख के लग रहा तलाक हो जाएगी।
जनता ठगी महसूस कर रही है, आपको किसने बता दिया? आप बंगाल वाले कन्नौज आए थे? नहीं। आप बंगाल गए थे? नहीं। कहां चक्कर पड़े हो महाराज? ऐसी कांग्रेस वाले भी कसम से आकाश के ओर मुंह करके खड़े हैं कि कोई एलियन उतरेगा हमारी पार्टी को आगे कर देगा। ऐसा नहीं होगा महाराज। पहिया पहिया चलो तो कुछ बात होगी, खड़ामा खड़ामा, ऐसे नहीं होगा। अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी में एक संघर्ष की स्थिति आई है, भाई बनाम बेटा आई। मुलायम सिंह जी ने तमाम किस्से कहानियों के बाद बेटे के पक्ष में वीटो खड़ा किया और आरंभिक टर्बुलेंसेस के बाद फिर पार्टी संभल गई और ठीक ठाक संभल गई। यहां उल्टा हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि सरकार जाने के बाद ममता जी पार्टी बचा सकती थी अभिषेक को कुछ समय के लिए नेपथ्य में करके, नहीं। और अभिषेक यादव ने अभी तक बंगाल की राजनीति में कोई टेस्ट तो दिया नहीं इंडिविजुअली। अशोक यादव, कोई एकल टेस्ट दिया हो अभिषेक ने, जैसे अखिलेश यादव ने टेस्ट दिया, तो नेता एस्टेब्लिश हुए, लोकसभा में 37 सांसद जिता के लाए। ऐसा कोई टेस्ट तो अभिषेक ने अभी तक दिया नहीं। अभी तो ये बुआई का खूंट पकड़ के पीछे पीछे चल रहे थे। क्या ममता बनर्जी पार्टी बचा सकती थी सरकार जाने के बाद? अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, अगर इसको मैं थोड़ा सा बृहद स्तर पर देखूं और इसको और बड़े लेवल पे अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष मुक्त भारत की दिशा में बढ़ता हुआ एक प्रयास है। थोड़ा सा बड़े लेवल पे देखने पे ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि विपक्ष मुक्त भारत तभी बनेगा जब विपक्ष मुक्त प्रदेश होते जाएंगे, एक से एक, बिहार, बंगाल, दिस दैट, तो एक एक प्रदेश जब विपक्ष मुक्त होते जाएंगे तो एक दिन आएगा कि जब पूरा देश विपक्ष मुक्त हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सारे रोड़े खत्म हो जाएंगे। आप देखिए महाराष्ट्र का एग्जाम्पल में विवेक जी ने दिया। महाराष्ट्र में कौन सा बुआ भतीजे का गेम था, वहां भी एनसीपी के साथ क्या हुआ और शिवसेना के साथ क्या हुआ। देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक मोडस ऑपरेंडी है, वो लगभग पूरे हिंदुस्तान में एक ही तरह से काम करता है। वो काम यह है कि विपक्ष की सरकार को किसी तरह से गिराओ चुनाव आयोग का सहारा लेकर के, उसके बाद फिर जब अपनी सरकार आ जाती है तो विपक्ष के दल की रीढ़ की हड्डियां तोड़ दो ताकि वहां विपक्ष बचे ही नहीं। अशोक भाई एक मिनट फिर आप पूरी बात है। बंगाल में भाजपा को एक भी विधायक नहीं चाहिए और एक भी विधायक भाजपा में आएगा नहीं, ये भी दोनों बातें लिख लो। पहली तथ्य है, दूसरा मेरा आकलन है, एक भी विधायक टीएमसी का भाजपा में नहीं लिया जाएगा, लिख लो। क्या भाजपा से अलाइनमेंट बनेगा तो सांसदों का बनेगा, विधायकों को बाहर रखा जाएगा, उनके लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। एक चीज, इसलिए वैसी बात नहीं कि उनको भाजपा को बहुमत चाहिए इसलिए भाजपा का क्या इंटरेस्ट। दूसरी चीज, आपने देखा होगा गाड़ी का इंश्योरेंस आपने भी कराया होगा। गाड़ी चोरी हो जाए और घर के बाहर खड़ी हो, बोले हम रात में पी के आए थे तो चाबी लगाना भी भूल गए, ताला बंद करना, अब तो क्लेम नहीं मिलता और जलील करके बैंक वाले भगा देते, बीमा वाले कहते तुमको अकल ही नहीं। बीमा का क्लेम तब मिलेगा जब गाड़ी ठीक से पार्क की हो पार्किंग में और ताला लगाया हो। आपकी पार्टी टूट जाए और पड़ोसी को दोष दो, आप में क्षमता नहीं अपनी पार्टी संभालने की, और कह रहे गुड्डू नहीं मानते हैं, ये सीटी बजा के हमारी पार्टी तोड़ देते हैं। अम्मा बजा बात है यार, फिर आप पार्टी क्यों चला रहे हो? कोचिंग खोल लो, कुछ और काम करो। अशोक जी, जो नेता है जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे वो पार्टी नहीं संभाल सकते। करे मम्मी मम्मी देखो गुड्डू ने सीटी बजा के मेरा खिलौना तोड़ दिया, कोई बात हुई? आप भी कह रहे हो कि विपक्ष मुक्त भारत बना रहा है। अरे विपक्ष अपना एग्जिस्टेंस खुद क्यों नहीं बचा पा रहा? अशोक जी देखिए अमिताभ जी, जब किसी के पास ऑलमाइटी टाइप की शक्तियां हो जाएं, सारी शक्तियां उसके पास हो जाएं, तो कोई भी व्यक्ति इस तरह का खेल खेल सकता है जो भाजपा आज खेल रही। आप इस जगह पर कांग्रेस को रख लीजिए, सपा को रख लीजिए, बसपा को, किसी भी दल को रख लीजिए, जिस जगह पे भाजपा है, जितनी शक्तियां आज उसके पास हैं, तो मतलब हम ये माने आने वाले समय में सपा भी टूट सकती है। जब वो ऑलमाइटी हो गए तो आने वाले समय में आपके यहां भी ऐसा हो सकता है 111 में से 11 बच्चे सो गए। देखिए अमिताभ जी, आपको राज्यसभा चुनाव में आपने देखा
राज्यसभा चुनाव तो बहुत दिन हुए नहीं, और उन्होंने जितना खेल करना चाहा उतना खेल किया। तो आप ये बताइए कि इस तरह का जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अमृत काल चल रहा है 2047 तक, देश अमृत काल में, तो 2047 तक देश अमृत काल में नहीं है, देश तो पूरा विश्व काल में चल रहा है, भाजपा अमृत काल में चल तो रही है। आप भी उनके लोटा से अमृत ले पियो, कौन रोक रहा है? वही मैं कह रहा हूं साहब जी कि अमृत काल में पेपर लीक माफिया चल रहे हैं, परीक्षा माफिया चल रहे हैं, और भाजपा चल रही है। बाकी हमारे छात्र, नौजवान, हमारे पिछड़े दलित सबका विष काल चल रहा है। और अमृत काल का जीता जागता उदाहरण साहब जी आपने देखा होगा, एक बनारस का सीन है, 80 में स्थित एक जगन्नाथ मंदिर है, और उस मंदिर में कल जो है परसों घटना है, वहां के पुजारी, पंडित पुजारियों ने नारा लगाया, त्राहिमाम माफिया ब्रजेश सिंह से धर्म बचाओ। तो ये अमृत काल ये योगी सरकार द्वारा पाले गए लोगों का चल रहा है, जो जिनकी माफिया की प्रवृत्ति है, तो इनका अमृत काल चल रहा है जी, और विष काल चल रहा है। मैं दूसरा भी क्वेश्चन लाया हूं, ये बच्ची है, ये मतलब ये घटना अमिताभ जी बिल्कुल मतलब हृदय को झकझोर के रख दिया। ये आकांक्षा नाम की बिटिया है, और इसने लिखा कि मम्मी पापा मुझे दोबारा नीट देने की क्षमता नहीं है, इसलिए सॉरी, मैं इस दुनिया से विदा ले रही हूँ। ये बेटी का दुख है, इसके लिए विष काल चल रहा है अमिताभ जी। अमृत काल तो भाजपा का चल ही रहा है, ठीक है, लेकिन जिसका विष काल चल रहा है उसकी बात होनी चाहिए। और भाजपा का अमृत काल चल रहा है, इसके लिए पूरी जनता, जो आपने कहा ना सपा भी टूट जाएगी फलाने, ऐसा देखिए, ठीक है भाजपा तो पूरा प्रयास करेगी, लेकिन जनता को यूनाइट होकर के आना पड़ेगा सड़कों पर। जब तक भाजपा की शक्तियां नहीं छीनी जाएंगी, ठीक है अशोक जी, तब तक जिसका नेता, ठीक है, ठीक है, नेता रहेंगे घर में, रोस्टेड काजू खाएंगे, कुरकुरे, क्या बढ़िया कॉफी पिएंगे ब्लैक, क्या, और ठंडे में रहेंगे, और जनता सड़कों पर संघर्ष करे, क्यों? बोले हमको बचाने के लिए। गजब बात है यार, आप गुलगुले खाओ है और जनता संघर्ष करे, लाठी खाए। विवेक नारायण जी घर से नहीं निकलेंगे, वो कहेंगे समोसा ले आओ, जलेबी ले आओ, है, और कुंडी बंद रखो, और जनता से तुम संघर्ष करो। बौरी है क्या जनता? इसीलिए ममता बनर्जी के साथ 600 आदमी निकला कुल पूरे बंगाल भर से, 600। छोटी शर्म की बात है यार, आप इतनी बड़ी नेता थी, आपके साथ 600 आदमी बचा। भाजपा ने हथेली लगा ली थी क्या? नहीं ना। अपना चेहरा भी तो देखो शीशे में मेरे भाई। क्या देवेंद्र प्रमुख के रोके से कलकत्ता में आदमी रुक गया था? नहीं ना। ये नितिन नवीन रोक लेंगे? नहीं ना। लेकिन 600 आदमी जुटा कुल और 6 विधायक। फिर ये तो मानो कि भैया हमारे ही लक्षण ठीक नहीं है। और भाजपा इतनी जादूगर होती अशोक भाई क्या, तो सबसे पहले तो सफाई का में कुछ ना कुछ खुटपैंच करती। इनके ऑल माइटी रहते हुए आपकी पार्टी एक का एकीकरण हो गया, शिवपाल जी और अखिलेश जी मिल गए? नहीं मिल गए ना, तब आप कहोगे हम देवी शक्तियों से संपन्न है। ऐसा नहीं होता ना। मसला सिर्फ वहीं पर है कि आप अपने घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भाजपा पे लगाना चाहते हो। बोले ठीक है, मेरे घर के लोग हमको नहीं मानते हैं, लेकिन भाजपा की भी तो जिम्मेदारी है कि मेरे घर में एकता बनी रहे। ऐसा नहीं होता राजनीति में, आप तो जानते हो। मेरी बात से हक साहब बिल्कुल सहमत होंगे। मैं आ रहा हूं देवेंद्र भाई, कि अगर ममता बनर्जी 4 मई के परिणाम के बाद अभिषेक बनर्जी को कुछ दिन के लिए ड्राइंग रूम की बजाय अंदर शिफ्ट कर देती, अंदर वाले कमरे में, तो पार्टी बच जाती। बोलो भाई, हक साहब बच जाती कि नहीं? अब इसमें भी भाजपा ले आए हो आप, दिखाने के लिए 6 महीने के लिए कर देती। मैं एक उदाहरण देख के देवेंद्र प्रमुख के पास जाऊंगा, बीजेपी के पास। अशोक जी आपको खासतौर पर उदाहरण दूंगा, और विवेक जी आप भी, कैसे पार्टी बचाई जाती है, कैसे चलाई जाती है, इसका एक उदाहरण दे दूंगा। इससे विकट उदाहरण गूगल ढूंढ लेना, नहीं मिलेगा। मायावती जी के पास भी सगा भतीजा है अभिषेक जैसा, सगा रक्त का संबंध है, ठीक ना। सगे भाई का बच्चा है आकाश। एक बार चार्ज दिया, लगा इसका हिसाब किताब ठीक नहीं है, अंदर बंद कर दिया। फिर जब
ट्रेनिंग कर ली तो फिर बाहर दिया, और जिस दिन मायावती को लगेगा कि नहीं रास्ता भटक रहा है बालक, फिर बैक टू स्क्वायर वन कर देंगी। ऐसे पार्टी बचती है। अशोक जी इससे सीखिए, और विवेक जी को भी सीखने की जरूरत है, विवेक जी मतलब कांग्रेस को भी, पार्टी ऐसे बचती है। देवेंद्र प्रमुख जी, सारा दोष आप पर आ रहा है कि आप पूरे भारत में विपक्ष मुक्त भारत बनाने के चक्कर में लगे हुए हो। एक काम तो होता है कि भाई सरकार बनानी है, आप सरकार बनाने के बाद इसमें लग जाते हो कि जिसकी सरकार पहले थी उसको भी खत्म करो, जैसे जड़ में मट्ठा डालो टाइप का। क्या आप केवल मट्ठा पीते नहीं, जड़ में भी डाल रहे हो देवेंद्र जी? और आप तो जानते हो आपके यहाँ दूध घी मट्ठा सबका मामला है। धन्यवाद अमिताभ सर। देखिए बहुत अच्छी डिबेट चल रही है सर, धन्यवाद विशेष रूप से आपका। विश्लेषण बहुत शानदार होता है, इसलिए विशेष बधाई भी देता हूं, क्योंकि आदर्श डिबेट में रहते हैं तो बहस जो है वो कई जगह दिशाहीन हो जाती है, पर यहाँ 1 घंटे की डिबेट कई घंटे तक आनंद रहता है। जिस तरह आपने एक एक चीज क्लियर कर दी सर, उसमें मेरे लिए कुछ ज्यादा बचा नहीं है, लेकिन मैं भी यही कहूंगा, एक मोहिनी अस्त्र हुआ करता था महाभारत रामायण काल में, वो भी बड़ा खतरनाक था। उसका जब इतिहास पढ़ते हैं, जब वो चलता था तो उसने भी बहुत कुछ जो है युद्धों की दिशाएं बदल दी। तो इसमें मैं ममता दीदी को भी नहीं मानता, और बहन जी के लिए भी आपने क्लियर कर दिया कि उनमें क्षमता थी, लेकिन सोनिया जी के लिए भी ये चीज एक बार जिक्र होना इसलिए जरूरी था कि राहुल जी की वजह से जिस तरह कांग्रेस जहां से तहां पहुंची है, लेकिन आज भी वो मोह भंग नहीं हुआ। ये बराबर चलता रहा, इसे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इनका मोह जो जिस तरीके से, लेकिन जब इनके मोह की बात आती है या इनकी कमियां गलती आती हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जब उंगलियां उठती हैं सर, तो ये तो 22 प्रदेशों में जो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है सर, उसका संघर्ष तो इसके पीछे खड़ा दिख रहा है कि देश की जनता क्या चाहती है, आज का बदलता समय क्या चाहता है, और आज दुनिया क्या देख रही है कि कहाँ की लीडरशिप कैसे कैसे बचाई जा रही है, या कौन कौन से देश अपने आप को विकसित कंट्री किस हिसाब से बचा रहे हैं, और कैसे वो अगली तैयारी कर रही है। आज भारत भी उसका हिस्सा है सर। वो इकोनॉमी, वो भारत की ताकत, इसको साबित करने में मोदी जी को लंबा समय जो है बड़ी संघर्षशील मेहनत इस वजह से भी करनी पड़ी है कि देश के साथ साथ हमने विदेश नीति को सुधारा सर। उसके परिणाम की आज लोग हंसियां उड़ाते हैं, और हंसी उड़ाते उड़ाते वो ये भूल गए हैं कि जिस पहाड़ी पर कोने पर खड़ा होकर तालियां बजा रहे हैं, उसका पत्थर नीचे से हिल गया तो तुम्हारा नाम और निशान मिट गया। ये परदेशों से सर हारने, इसीलिए जो आपने गहरी बात कही है कि जो जड़ में छाए या तेल डालने वाली बात है, ये हकीकत में उस तालियों को जो बजाते हैं अपने हमारे उस पर सच्चाई पर, तो इनकी जो जड़ें हैं वो इसीलिए खत्म होती हैं कि ये गलत दिशा में जा रहे हैं। और ये सुधार की बजाय, सुधार करना चाहिए, लोकतंत्र है सर, लोकतंत्र में, देश के लोकतंत्र में सबका अधिकार है, जितना मजबूत होगा सरकार उतना अच्छा काम करेगी। और पहले भी रहा, हम भी रहे हैं विपक्ष में, ये भी रहने चाहिए। बाकी जिस तरह से कई बार अभी हमें घेर रहे अशोक जी डिबेट को कहां से कहां ले जाते हैं, और विवेक नारायण जी तो बहुत सुलझे हुए हैं, वो तो दिशा ही बदल देते हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि आज की तारीख में सच्चाई ये है कि ये मोह और मोहनी मंत्र को छोड़कर अपने आपको एक बार विश्लेषण की जरूरत है, क्योंकि आप स्थिति में विपक्ष नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी से खड़ा होकर सर वो कहीं लड़ सके। देश की बात छोड़िए सर, प्रदेश वाइज चैलेंज कर रहा हूं मैं आपके चैनल पर बैठकर, किसी एक प्रदेश में ऐसा विपक्ष नहीं है आज की तारीख में जो कि ईमानदारी से भारत की जनता के आशीर्वाद से अपने आप को जीता ले। 27 की बात ये लोग कर रहे हैं, 27 सर सबका रिकॉर्ड तोड़े। जब हरियाणा देखा, देवेंद्र प्रमुख जी, महाराष्ट्र में जो फैसला आया कोर्ट का, उस कोर्ट के फैसले ने क्या साबित किया बताइए? महाराष्ट्र में माने महाराष्ट्र जो कोर्ट का फैसला आया बताइए, उद्धव ठाकरे की सरकार को देखे जो महाराष्ट्र में फैसला आया, उसके लिए आपकी नैतिकता वाली सरकार ने क्या किया बताइए? ये ताकत आपकी है, आप बेहद बुज़दिल हैं क्योंकि कोर्ट का आप सम्मान नहीं करते। अगर आप होते बुज़दिल ना होते, अगर नैतिकता वाले होते, सुशासन वाले होते, राष्ट्रवाद वाले होते, तो आप कोर्ट के फैसले को मानते और उद्धव ठाकरे को आप ऑफर करते कि आइए अपनी कुर्सी पर बैठिए आके,
आप ये सोच हमने नहीं रहे नाजायज हो। तरीके से कुर्सी बंगाल आपके पर लिए तो है। चर्चा करने का देवेंद्र इसलिए प्रमुख जी, फायदा नहीं है थोड़ा सा देखिए, कि मैंने आप कई डिबेट में आप अच्छे पहले भी आदमी कहा हैं, था लेकिन गलत कि पार्टी ये में आप स्थिति हैं। होगी। आप और सर देखिए इसके बाद ये एक होगी जो चावल आज से हम पूरे डिबेट हांडी कर रहे चावल हैं मालूम कि होता जो है। कल आप तक महाराष्ट्र का माया देख लीजिए, महाराष्ट्र में आपकी नैतिकता कहाँ चली गई? अरे वहां जो तो कोर्ट ने ममता साफ कह दीदी दिया था कल तक जो कि है शिवसेना का ये किसी का सम्मान जिस को तरीके से छोड़िए, हुआ, ये पूरा गलत हुआ है। बदतमीजी करने के सारे उसके रिकॉर्ड बाद तोड़ वहां रही क्या थी। किया आपने? ये आज वो अपना सम्मान बचाने के लिए यही इस अमिताभ तरह जी गली कह रहे हैं गली कि जाना मट्ठा आप पड़ेगा डालते भाई। हैं जड़ों में। ऐसी हालत और होगी क्या? आप 2014 आप में विवेक कितने जी, लोग आपके साथ आपको थे? मेरा देवेंद्र ये प्रमुख जी, निवेदन है कि आप 2014 बचाना में चाहते कितने हो सहयोगी कांग्रेस को आपके साथ बचाइए। थे? देखिए और राजनीतिक पार्टी है, 2024 में बचनी कितने चाहिए, सहयोगी आपके तो साथ कम रह से गए? कम अपनी आपके साथ जो खड़ा अपने होता घर है, में आप उसी अपने के घर घर में में जो घुस के आपने विभाजन बकोती करा पाल देते रखी है हैं। किसी आपकी तो तरीके वो की नीति है। पनौती लगता और है अगर उन ये पर, नीति ना अब वो होती बकोती तो से आप मिलकर सोचिए कि पनौती के रूप में 2014 में जाती है, उन्हें एक हटा लंबी दीजिए। लिस्ट थी क्योंकि आपके अब तो आपके सहयोगियों की, राजनीतिक और विश्लेषक और गणितज्ञ भी ये समझा रहे 2024 हैं आते आते कि वो लिस्ट पनौती को कितने पे रह हटाइए गई? भाई। 2-3 लोगों पे रह गई। अरे कुछ तो हिम्मत दिखाइए, ये ठीक। आपकी थोड़ी सी डोमिनेटिंग तो नेचर हिम्मत की बात दिखाइए। ठीक। है। तो ये मैं दोनों बेवजह- मित्रों को रोकूंगा, देवेंद्र जी को भी, विवेक जी को भी। शरद पवार की पार्टी इसलिए टूटी क्योंकि वो अपनी बेटी सुप्रिया सुले पर अड़ गए। अजीत दादा ने कहा कि चचा तुमको नमस्ते है, तुम्हारी बिटिया को नमस्ते नहीं करूंगा ना। पार्टी में हमारा भी खून पसीना लगा है और पार्टी टूट गई। आप उसमें भाजपा को कहो, संघ को कहो, जो मन में आए कहो, टूटी पार्टी इसलिए कि शरद पवार साहब सुप्रिया पर अड़ गए। बोले हमारी टोपी सुप्रिया पहनेगी, हमारे बाद सुप्रिया रहेगी। एक। अब दूसरी बात आती है उद्धव ठाकरे की, बाला साहब की पार्टी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जैसे बाला साहब ने राज को किनारे किया और मुझे बनाया, जबकि मैं फोटोग्राफर था, मेरा कोई लेना देना नहीं था राजनीति से, और आक्रामक राजनीति से तो कभी कोई लेना देना नहीं था। मैं सॉफ्ट स्पोकन व्यक्ति था, फोटो खींचता था। लेकिन बाबूजी ने कहा कि नहीं लला तेरी ये पार्टी, तो मैं आ गया। बोले वैसे ही ये पार्टी आदित्य को जाएगी। जिस दिन उनने घोषणा की उसी दिन पार्टी में टूटने का बीज पड़ गया। जिस दिन तरुण गोगोई ने ये कहा कि हमारे बाद ये हमारा बच्चा गौरव जो है, गौरव गोगोई, यही हमारे झंडा संभालेगा, उसी दिन हेमंता विश्व शर्मा ने तय कर लिया कि अब कांग्रेस छोड़नी होगी और असम में कांग्रेस नेपथ्य में चलेगी। आप अपने बाल बच्चों के लिए अड़ेंगे तो पार्टी और सरकार दोनों चली जाएगी। हक साहब गलत तो नहीं कह रहा, मैंने 3 उदाहरण दे दिए। तरुण गोगोई ने सिर्फ, किसी ने, पत्रकार ने कहा हेमंता उनकी सरकार में मंत्री थे और बड़े मंत्री थे, उनकी बड़ी चलती थी। किसी ने कहा कि हेमंता ने ऐसा कहा है, तो तरुण गोगोई ने कहा कि ये कौन है हेमंता? तो लोगों ने कहा आप क्या मंत्री? बोले अच्छा हमारे 30 मंत्रियों में से एक ये भी है। ओके। उसी दिन हेमंता ने समझ लिया कि चल खुसरो घर आपने, अब चलो भैया यहाँ कुछ नहीं रखा। सुप्रिया के नाम पर शरद पवार नहीं अड़ते तो अजीत दादा उनके साथ रहते। आदित्य ठाकरे के नाम पर नहीं अड़ते तो एकनाथ शिंदे उद्धव को तो नेता मान ही रहे थे। अभिषेक के नाम पर ममता बनर्जी नहीं अड़ती तो ममता जी को तो सब नेता मान ही रहे थे। हक साहब जी अमिताभ जी बिल्कुल जी। अब क्या जी अब क्या तस्वीर दिख रही है आपको, आगे क्या होगा? देखिए अभी तो सबसे बड़ी बात है कि जो परिस्थिति है, अभी विपक्ष के नेता तो ऑलरेडी सर्वसम्मति से यहाँ पास हो गया है और समझ लिए कि स्पीकर ने विपक्ष के नेता को जगह भी प्रोवाइड कर दिए हैं। और कल उन लोगों ने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कहा कि दीदी हमारे लिए जो है चीफ एडवाइजर के तौर पर रही, दीदी को हम सम्मान करते हैं, दीदी को हम एक्सेप्ट करते हैं, जो भी हमें आदेश देगी पालन करेंगे, लेकिन अभिषेक बनर्जी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने तमाम 58 जो विधायक जो इस तरह के लोगों के बीच में ये बात कहें, तो जो परिस्थिति है अच्छी नहीं है। हालात समझ लिए कि पार्टी पूरी टूट के कगार पे है। हमें नहीं लगता है कि पार्टी बचाने में समझ लिए कि
हमारी नेत्री ममता बनर्जी फिलहाल बहुत परिश्रम करनी पड़ेगी, बहुत परिश्रम करने पड़ेगी, और अभी समय उचित नहीं है। इसलिए परिश्रम आज जिस हिसाब से सूत्रों के हवाले से सुन रहे हैं कि 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी भारतीय जनता पार्टी से संपर्क में है। तमाम देखिए हमारे कोलकाता के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के समझ लिए कि वो भी मेयर वो भी रिजाइन दे दिए। अच्छा हक साहब एक बात बताइए, हक साहब एक मिनट एक सवाल बताइए, ये सयानी घोष, सागरिका घोष और महुआ मोत्रा ये कहाँ हैं? ये तो बिल्कुल गायब हो गए। जी 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 तीनों साइड थी, लेकिन आज महुआ मित्रा जो है वो दीदी से आई है मिलने के लिए। उन्होंने अपनी पूरी दीदी से भेज करके बोली है, लेकिन ये दो साइनी घोष और ये अभी अवेलेबल नहीं है। तमाम लोग देखिए, मैं तो जिस हिसाब से जो परिस्थिति है सभी मतलब दुख के इस परिस्थिति में कोई भी साथ नहीं है। हम समझते हैं कि सब जो है सब स्वार्थी है और सब अपना अपना सुविधा देख रहे हैं। अमिताभ जी ठीक बात, हक साहब बिल्कुल आपने ठीक बात कही, बिल्कुल ठीक बात कही, लेकिन इसमें एक एंगल और है। मैं आऊंगा हक साहब, आऊंगा दोबारा। नीतीश शर्मा, ममता बनर्जी जैसी बड़ी नेता, ऐसा नहीं कि कई वर्ष बीत गए सरकार से हटे कि लोग भूल, अभी जुम्मा सरकार से हटे बहुत समय नहीं बीता, क्या महीना भर भी पूरा नहीं हुआ ममता जी के इस्तीफा को। उसके बाद ये स्थिति हो गई कि जब इतनी बड़ी टॉलेस्ट लीडर ऑफ द बंगाल सड़क पर उतरी सत्ता जाने के बाद, तो 600-700 आदमी कुल, 6 विधायक 80 में से। आज ममता बनर्जी का हाथ थाम के चलने वाला कोई आदमी नहीं दिख रहा बड़े कद का। क्यों नीतीश शर्मा? आपका उत्तर देने से पहले मैं अशोक यादव जी के कुछ कमेंट्स पे जरूर रिएक्ट करना चाहूंगी। वो विपक्ष मुक्त भारत की बात कर रहे थे। भाजपा ने विपक्ष मुक्त भारत का नारा कब दिया मुझे पता नहीं, हाँ कांग्रेस मुक्त भारत का जरूर दिया था। वो पिच जरूर सजाई थी। वो अलग बात है कि उस पिच पे सेंचुरी पार कर चुके हैं खुद राहुल गांधी और नाबाद हैं, अभी तक टिके हुए हैं। तो वो तो भूमिका मुझे लगता है और उनका जो लक्ष्य है पूरा करने के राहुल गांधी अकेले ही कर देंगे। जहां तक जनता को यूनाइटेड करने की बात है, तो आज जनता यूनाइटेड होती है, लेकिन सड़कों पे नहीं, चुनावी केंद्रों पे अपने मतदान के माध्यम से अपना मत देकर। मेरे ख्याल से भाजपा के अब तक के कार्यकाल में जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग इलेक्शन था, जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल मैं समझती हूँ टर्निंग पॉइंट है, एक प्रकार से मील का पत्थर साबित हुआ है, वो पश्चिम बंगाल की विजय है। तो इस विजय को लेके कैसे ममता जी और पूरा टीएमसी तलमलाई हुई है, और विनाश काले विपरीत बुद्धि, यहाँ पे वो विपरीत बुद्धि मोह में तरसता है। मोहिनी अस्त्र की बात कर रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता, लेकिन जो बंगाल की मिट्टी है वो तंत्र में बड़ी मशहूर है। तो मुझे लगता है वशीकरण का तंत्र कहीं अभिषेक बैनर्जी ने अपनी ही बुआ पे ना कर दिया हो, कि उनकी राजनीतिक विवेकशीलता इतनी खत्म हो चुकी है कि आज पार्टी टूट रही है। जबकि बहुत मैं समझती हूँ एक समय में ममता जी ने बहुत मेहनत से इस पार्टी के अस्तित्व को खड़ा किया था, लेकिन इतिहास दोहराता है। जिस प्रकार से कांग्रेस तोड़ के ममता जी ने अपनी पार्टी बनाई थी, आज वैसे ही उनकी पार्टी टूट रही है। और कांग्रेस के एक तो प्रवक्ता टीएमसी वहाँ वेस्ट बंगाल से पुनः कांग्रेस के साथ मिलन की बात कर रहे हैं। आज इंडी गठबंधन का जो सबसे बड़ा चेहरा ममता जी बनी हुई थी, आज उनकी मीटिंग के लिए कांग्रेस से हाथ जोड़ने, हाथ बटाने की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो हार है वो उनकी विवेकशीलता पे भी अटैक कर रहा है। और मोह तो ये था कि आज सियानी घोष जो हृदय में काबा आंखों में मदीना लेके घूम रही थी, 17 काबा वाले और मदीना वाले इनके विधायक भी इनका हाथ छोड़ चुके हैं, शाहजहां शेख और ऐसे लोगों के जो संरक्षण दे रहे थे। तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं टीएमसी बहुत अदर पे जा चुकी है। इतनी बुरी तरह टूटेगी, इतनी बुरी तरह बिखरेगी जब योग्यता के ऊपर खून को आगे रखते हो। आपने अभी इतने उदाहरण दे ही दिया राजनीतिक पृष्ठभूमि से। जब योग्यता के ऊपर अपने ब्लड रिलेशन को आगे रखते हो तो यही खामियाजा भुगतना पड़ता है। विवेक नारायण जी, क्या बेटा बेटी भतीजा भांजा
भांजी, इनको सत्ता की और संगठन की कमान सौंपने की नेताओं की जिद उनकी पार्टियों को, उनकी सरकारों को खा जाती है? सीधा सवाल। आप जी देखिए, लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक पार्टी अगर है तो उसमें रिश्तों की अहमियत नंबर 2 पे होती है। जो पार्टी को चला सके, जो पार्टी के लिए उपयोगी हो, जिसके पास विजन हो, जो सबको संभालने में सक्षम हो, सबको साथ लेके सक्षम चलने में सक्षम हो, सबकी बात सुनने वाला हो, सबकी बात सुन के एक उसका रास्ता निकालने वाला, ऐसा नेता हर पार्टी को आगे बढ़ा सकता है। अब उसके बीच में कहीं से माया मोह का सवाल आ जाता है तो ये तो एक नितांत व्यक्तिगत मामला हो गया, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आप देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी की आज एक रोल मॉडल है। जब उनके सामने ये बात हुई थी तो उन्होंने कभी इंदिरा जी का नाम नहीं लिया था। लेकिन ये समय के साथ चीजें बदलती हैं। लेकिन जो आपने बताया, महाभारत देखिए किसमें हुआ, महाभारत तो पुत्र मोह में हुआ। तो ये चीजें होने के बाद में भी सिगरेट की डिब्बी पे लिखा होता है कि स्वास्थ्य के लिए तंबाकू हानिकारक है, लेकिन फिर भी चीजें होती हैं। लेकिन ये इन सब चीजों के बाद में भी आज बात कई लोगों ने हमारे कही कांग्रेस के लिए, तो आज कांग्रेस, अमिताभ जी, आज ये बात आपकी सब सही है, लेकिन आज जरूरत, देश की जरूरत कांग्रेस है। और जिस तरीके से पिछले चुनाव के बाद से कांग्रेस के 99 हमारे सांसद बने और जिस तरीके से महफूज रहे, जिस तरीके से राहुल गांधी ने मुद्दे उठाए, और वो सारे के सारे मुद्दे एक डिबेट का विषय है कि सारे के सारे सही बैठे, आज देश की युवाओं की, देश की जनता का बहुत बड़े आशा का केंद्र है। लेकिन अभी रुकना होगा। अशोक जी के पास चलूं। राहुल जी ने 99 सांसद जिताए, ठीक बात है, लेकिन उसके बाद से भगवान के आशीर्वाद से जितने भी विधानसभा चुनाव हुए उनमें सब में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। हुआ ना? हम जब तक माला पहनाने की सोचे राहुल जी को कि लाओ एक गुलाब की माला नहीं, गेंदे की ले लो, पहनाओ, तब तक विधानसभा का परिणाम आ जाता है किसी राज्य में, फिर माला वापस हो जाती है। कैसे माला पहना दे भैया? खैर अशोक जी, बेटा, बहू, भतीजी, भतीजा, बिटिया, भांजा, दामाद, इनको ही सौंपेंगे बागडोर सत्ता की और पार्टी की। इस जिद में, इस सनक में यानी कितनी पार्टियां और कितनी सरकारें जमी दोज हो गई। सहमत है इस बात से? देखिए अमिताभ जी, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, और अगर इसमें किसी भी रिलेटिव को अगर जनता चुनती है तो वो बुरा बात नहीं है। जनता अगर चुन रही है तो उसमें जनता को तो आप दोषी ठहरा नहीं सकते। अशोक जी, जनता बाद में चुनती है, बाप पहले चुनता है। जनता तो बाद में चुनती है। जब बाप कह देता है यही अध्यक्ष है तो फिर जनता उस पर सोचती है। अगर बाप कह दे ये अध्यक्ष नहीं, जैसे अगर शरद पवार सुप्रिया सुले को आगे नहीं करते तो जनता तो आने नहीं थी कि करोड़ों लोग शरद पवार के घर आ रहे थे कि शरद जी तुम्हें हमारी कसम सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र का प्रमुख बनाओ। ऐसा तो कोई कह नहीं रहा था। या कभी आपने बंगाल में देखा कि लाखों लोग सड़क पर आ गए, बोले ममता जी अभिषेक भैया को अपनी जगह लाओ? ऐसा किसी ने बोला? आदित्य ठाकरे के लिए कभी 10-5 लाख आदमी महाराष्ट्र में उतरा कि नहीं? बाला साहब के बाद यही है। जनता का नंबर तो बाद में आता अशोक भाई, नहीं, पहले तो नेता ही चुनते हैं। जी देखिए अमिताभ जी, अगर ये क्राइटेरिया अगर आप लागू कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि क्या जो आईपीएल चल रहा है, हमारे देश में करोड़ों दर्शक हैं, फैन है क्रिकेट के, लेकिन क्या उन दर्शकों ने जाकर के अमित शाह जी के घर पे चिल्लाया था कि जैसा को आईपीएल का चीफ बनाओ? नहीं चिल्लाया था। बनाए ना? तो ये हर जगह चलता है अमिताभ जी, कहाँ सब हर जगह चलता है। सवाल ये है कि अभी हमारे देवेंद्र प्रमुख जी, हमारे गांव देहात में कहावत है उड़ता हुआ तीर लेना। ये बात में चूंकि बात बंगाल की चल रही थी, अर्थव्यवस्था पे चले गए। अब मेरा भी दिमाग वैसे ही है, तो मैं कहा भैया अर्थव्यवस्था थोड़ा देख लिया जाए। तो अभी सुरजीत भल्ला हमारे भारत सरकार के जो हाउस होल्ड टेक्निकल जो डिपार्टमेंट के अध्यक्ष थे, उनका एक लेख निकला था इंडियन एक्सप्रेस में 21 मई को दिन, और उन्होंने लिखा कि बीजेपी इज विनिंग इलेक्शंस बट लूजिंग द इकोनॉमी। भाजपा चुनाव जीत रही है लेकिन देश की अर्थव्यवस्था हार रही है, और इसी का परिणाम है कि भारत का रुपया 62.33% नीचे गिर गया। हमारे देश की जो स्थिति है अमिताभ जी, बस 10 सेकंड लूंगा मैं। देखिए, पाकिस्तान की करेंसी
1.31% डाउन हुई। सिंगापुर की करेंसी 1% मजबूत हुई। पाकिस्तान से भी तुलना और वहीं करोगे पर- यादव जी, फिर तो गजब हो जाएगा, गजब कर रहे हो यार। तरह से पाकिस्तान से भी अरे तुलना हम करोगे, देखिए, अरे कर महाराज। लीजिए। खाने को रोटी पाकिस्तान नहीं की- वहां है, पीने को पानी नहीं, आदमी आदमी का कत्ल किए दे रहा है, आप पाकिस्तान का आंकड़ा लिया है, बताओ। भारत की तुलना मुझे नंगा घूम रहा पूरा देश नंगा घूम रहा तो है। आप जो है फ्रांस बता। से करिए, इंग्लैंड से अमिताभ करिए, जी। अमेरिका से जी, करिए, अमिताभ जी, चाइना से अरे कर करिए रहा हूँ भाई। कर रहा हूँ पाकिस्तान की तुलना भैया। क्या है? अरे देवेंद्र प्रमुख जी, पाकिस्तान तो कर रहा आप हूँ, जैसे कर रहा हूँ। लोगों के लिए बना है। अरे बिल्कुल, ऑपरेशन बिल्कुल, देखिए। सिंदूर भारत में चल रहा है और तारीफ अखिलेश यादव की पाकिस्तान की लोकसभा में होती है, संसद में होती है। उस पाकिस्तान आपका का टाइम नाम आएगा, याद बोल आता लीजिए। हमें हमेशा आपको। अरे कभी जो भारत में देवेंद्र होता है जी। यहाँ भी देख अच्छा लीजिए। ठीक है देवेंद्र जी, उनकी बात पूरी हो जाए 10 सेकंड में। देवेंद्र जी ओनली 10 सेकंड जी। अशोक जी देखिए अमिताभ जी। जी, कोई चुनाव अगर बिना पाकिस्तान के जीत जाए तो बताएं। आज पाकिस्तान कहने पे मिर्ची लग रही इनको। कोई सिंगल चुनाव अगर मोदी जी, योगी जी पाकिस्तान मुसलमान के बिना अगर जीत जाए तो मैं दावा कर रहा हूं कि कोई चुनाव नहीं जीतते हैं आप लोग। आज पाकिस्तान के नाम लेने से कौन सी देश की सबसे तीखी मिर्ची और मिर्ची लग गई? क्यों भैया? पाकिस्तान की जो करेंसी है, मैं गलत बोल गया तो 1.31% बढ़ी है, ग्रोथ है। भारत की करेंसी 6% डाउन हुई है। ठीक है अशोक जी, अब क्यों रुकना नहीं बात होगा। करेंगे ठीक है, पाकिस्तान अब से? रुकना होगा, 10 सेकंड हो गए भैया। लेकिन इस बात से आप गंगा में खड़े हो जाओ और तुलसी का पत्ता हाथ में ले लो, तब भी मैं सहमत नहीं हो सकता। भिखारी, निपट, दरिद्र, आपसी कलह में डूबा हुआ पाकिस्तान कहां हो महाराज? कुछ तो तर्कपूर्ण बात करो प्रभु। पाकिस्तान को हैसियत है, अब कुछ बचा नहीं वहां, हो गया, खेल खत्म हो गया पाकिस्तान का मित्र। किसी दिन सुबह आप टीवी देखोगे तो पता लगेगा 4 नए देश बन गए पाकिस्तान के अंदर। उस स्थिति पर खड़ा है पाकिस्तान। और ये इंडेक्स फिंडेक्स जो है ना, क्या हंगरी इंडेक्स और मुस्कुराने का इंडेक्स आता है ना, हैप्पी इंडेक्स, ये पता है अशोक जी कौन देता है? जर्मनी का एक संगठन है, वहां पैसा दे दो तो वो पाकिस्तान को हैप्पी इंडेक्स में ऊपर दिखा देता है। पाकिस्तान का हैप्पीनेस से कोई लेन देना है? जब खाने को रोटी नहीं तो हैप्पीनेस कैसे आ गई? पैसा दे दो, वो हैप्पीनेस में दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। किसी एनजीओ को कह दो, वो कह देगा पश्चिम बंगाल में सबसे सशक्त पार्टी टीएमसी है, पैसा दे दो, वो सर्वे जारी कर देगा। वो मत करिए। देवेंद्र प्रमुख जी, क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष मुक्त भारत बना रही है, खासतौर पर रीजनल फोर्सेस को एलिमिनेट कर रही है, जैसा अशोक यादव और विवेक नारायण जी आरोप लगा रहे हैं? देखिए अमिताभ सर, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारी बहन बैठी नीति शर्मा, उन्होंने बता दिया कि विपक्ष की बात नहीं थी, वो कांग्रेस की बात थी। हम नहीं, ये तो पूरा देश चाह रहा है भाई, और वो हो रहा है धीरे धीरे सही। विपक्ष तो सब जगह रहा लोकतंत्र में। हम तो ये कहते हैं कि जहां लोकतंत्र भी कमजोर है, विपक्ष वहां भी है, और विपक्ष का हम सम्मान भी करते हैं। विपक्ष का जो काम है उसे करना भी चाहिए, जनता की आवाज। अब अशोक भाई जो है 2 अखबार के पेज लेकर वो भी अमिताभ सर की डिबेट में बैठ गए हैं, और मुझे उस पेज पर घुमाने की या जवाब की बात कर रहे हैं आप, जो है जिस तरीके की। अगर पेज लेकर बैठूंगा मैं, कई घंटे की डिबेट खत्म हो जाएगी भाई। इस प्रदेश को, इस देश को तोड़ने का, जलाने का, और जितने काम खड़दू करने का काम सपा का है, शायद ही किसी का हो। और पारिवारिक पार्टी आप लोग बोलते हैं भाई, हम डंके की चोट पर कह रहे हैं भारत में तो पहला नंबर है, और दुनिया में हम कहीं ऐसे नंबर पर होंगे। और अमिताभ सर का काम है क्लियर करा लेना कि जो एक पारिवारिक पार्टी नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। वो संगठन की पार्टी है, जमीन एक कार्यकर्ता की पार्टी है। बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कब किसका नंबर आ जाए, ऐसे विश्वास की पार्टी है। जो विश्वास पार्टी का है वही जनता में गया सीधा। उसका परिणाम है कि आज हम तीसरी बार हैं। सूपड़ा साफ हम इसलिए कर रहे हैं सर, बार बार मैं कहता हूं कि जनता का विश्वास जो है वो अथाह है। एक भी विपक्ष के पास ऐसा नेता नहीं कि जो ये कहता है कि मैं बेदाग हूं और मैं मोदी जी को चैलेंज करता हूं, मैं योगी जी को चैलेंज करता हूं। चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, छोटे से छोटा दल भी हो,
वो भी ये उत्तर प्रदेश का पीडीए है, 69,000 शिक्षक भर्ती वाला। हजार करोड़ की ये उत्तर प्रदेश का पीडीए सड़कों पर रेंग रहा है अपनी नौकरी के लिए, अपनी आरक्षण को लेकर के। बोलकर बता रहे हैं ये योगी सरकार का, योगी सरकार का ये जो है इनाम है हमारे पीडीए के लिए। हमारा पीडीए आज सड़कों पर रेंग रहा है अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपना आरक्षण बचाने के लिए। 69,000 शिक्षक भर्ती के लोग सड़कों पर कीड़े मकोड़ों की तरह रेंग रहे हैं। और शर्म आप आनी इस चाहिए तरीके आपको। से एक आध बार आप हिंदू की बात करते हैं, सम्मान को बचा गए हैं। 24 की बात करते हैं, हिंदू है कि नहीं? उस 24 में और जीरो टॉलरेंस, हमने आपको जीरो बता दिया टॉलरेंस। आपकी भाई औकात देखिए कि कैसे टुकड़ा साफ होता है, बहन जो है वो 27 से पहले क्लियर कर देंगे। ऊपर मोबाइल अगर ये टावर मैं पर लेकर चढ़ के बैठूंगा ना अपने तो आप 3 साल कहना के छोड़ बच्चे के दोगे। साथ जान देने जा आपके रही थी, यहाँ उसके हजारों बलात्कारियों को आप लोग बचा रहे हैं, उसके बलात्कारी को गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये गोंडा की घटना है, ये योगी सरकार का नगर है, और कार्यकर्ता ये लॉ एंड ऑर्डर योगी सरकार का है, ये राज था। आप यही हमें लॉ बताने एंड आ ऑर्डर रहे हो योगी इस सरकार तरीके का की। है। अरे आप शर्म आनी बोलिए चाहिए तो आप फंस लोगों को। जाओगे। ये विवेक तस्वीरें बता रही हैं आपकी हकीकत, बात करनी ये पड़ती तस्वीरें है, आपको तकनीक बात हकीकत करनी बता पड़ती रही है, हैं। सच के साथ आना पड़ता है। अशोक जी, आप जैसे प्रवक्ता को तो मैं मानता हूं कि आप सच पर बात करने के लिए आते हैं, लेकिन आप इस कागज को दिखाकर क्या साबित करना इसलिए मैं चाहते हैं? पेपर लेके आया था, इससे सच हो पर जाएगा बात कुछ? करने के लिए ही पेपर कुछ लेके नहीं आया होगा। था मैं। मेरे पास सच एक पर ही से बात बड़ी करने के लिए मैं बैठी है, पेपर लेके आया था। बुक रखी है मेरी टेबल पर। मैं फर्जी अगर कोई मैं बात ही पढ़कर नहीं आपको करता। NCR भी मैं सुनाने कोई लगूंगा, बात अगर बोलूंगा तो कई घंटे तो तक उसके आप पीछे सुन मेरे नहीं पास पाओगे। प्रूफ रहेगा। कान मैं फट फर्जी जाएंगे बात बोलता ही आपके। नहीं। चलिए, मैं आप दोनों तो मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, देवेंद्र भाई को भी और अशोक जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। किताब कापियों का बहस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर तो और मैं तो वैसे भी कबीर दास जी को मानता हूं कि तू कहता है कागज लेखी और मैं कहता हूं आंखन देखी। कागज देखी कहने वाले लोग लोक जीवन को नहीं समझ सकते। लोक जीवन को वही समझ सकता है जो आंखों देखी समझता हो। आंखें झूठ नहीं बोलती। खैर, आज का विषय कि एक ऐसी राजनीतिक महिला जिसने पश्चिम बंगाल में वामपंथ का अभेद्य दुर्ग ध्वस्तीभूत कर दिया, 15 साल बंगाल पर शासन किया, वो 30 दिन के भीतर इस स्थिति में पहुंच गई कि सत्ता गई सो गई, पार्टी भी गई। जिसके पीछे दसियों हजार लोग चलते थे, वो सैकड़ों लोगों की स्थिति में आ गई। कारण एक ही, जिसके चलते शिवसेना तबाह हो गई कि ना मेरा ही छोरा बैठेगा कुर्सी पर। बैठा लो छोरे को, पार्टी नहीं रही। पवार साहब की पार्टी ध्वस्त हो गई, बोले ना बिटिया तो हमारी बैठेगी, नहीं रही पार्टी। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी जाएगा तो इसीलिए जाएगा कि शिबू सोरेन के बाद शिबू सोरेन का लड़का, गुरुजी के बाद। मैं और तमाम उदाहरण दे सकता हूं, सब लोग समझ भी रहे हैं कि मैं कितने उदाहरण दे सकता हूं। जिस पार्टी में विवेक जी हैं, उस पार्टी के हजारों लोग इस बात को मानते हैं कि अगर नेतृत्व में परिवर्तन किया होता सोनिया जी ने और बेटे की जगह बिटिया को आगे किया होता तो शायद स्थिति दूसरी होती। लेकिन सोनिया जी ने कहा ना, मेरी पार्टी, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। और यही ममता जी ने गाया कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अभिषेक ही चलेगा, चला लो अभिषेक को। अब कहां चलाओगे? मैं कहता हूं रौला चौला रहेगा तो भतीजा भी कहीं सेट हो जाएगा आगे पीछे। जब बत्ती ही गुल हो जाएगी फिर भतीजे को लेके क्या करोगे, ये बताओ। और मुझे नहीं पता कि अभिषेक बनर्जी कब तक बाहर रहेंगे। हक साहब शायद वहां बंगाल में है, वो बेहतर जान रहे होंगे कि हो सकता है 2, 4, 5, 10 दिन में ये अंदर ही चले जाएं। और इनकी पार्टी के जितने अंदर गए, भगवान का ऐसा आशीर्वाद कोई बाहर नहीं आ रहा ना। गलत तो नहीं कह रहा? और ये भी चले गए तब क्या होगा विवेक जी? इसलिए तरफदारी करने से पहले धीरे चलना। और एक बात कहूं, बंगाल का मन समझिए। बंगाल के मन में 2 विशेषताएं हैं हक साहब, जो मैं समझ पाता हूं। पहली विशेषता, बंगाल जिसको कुर्सी पर बैठाता है उसको लंबे समय का वो अभयदान देता, कहता 2, 4, 5 बार तो आओ। 3 बार विधान बाबू को रखा, 3 बार ममता जी को रखा,
15 दूनी 30 और 32 साल ज्योति बाबू को रखा। क्या आजादी से अब तक 64 साल 65 साल के टाइम फ्रेम में बंगाल ने सिर्फ 3 चीफ मिनिस्टर रखे, विधान बाबू, ज्योति बाबू और ममता जी। ऐसा देश के किसी राज्य में नहीं हुआ, किसी राज्य में नहीं हुआ कि 65 साल में सिर्फ 3। अजय मुखर्जी और बुद्धदेव भट्टाचार्य का छोटा छोटा टाइम छोड़ दीजिए तो यही 3 रहे। लेकिन एक बात और जान लो, ये बात अशोक जी की और कांग्रेस मतलब विपक्षी शिविर के लिए थोड़े बुरी खबर है, लेकिन जब बंगाल ने अपने दिल से किसी को उतारा तो केवल दिल से नहीं उतारते बंगाल वाले, क्या वो उसका सार्वजनिक अभिनंदन समारोह भी करते हैं। जिस दिन कांग्रेस को दिल से उतारा उस दिन से कांग्रेस के दफ्तर तक सीपीएम वालों ने कब्जा कर लिए। क्या कर लिए थे साहब? उनने कांग्रेस के दफ्तर पे ही हंसिया बना दिया डायरेक्ट। क्या कुर्सी में सब अपनी कर ली, भगा दिया लेफ्ट को। फिर जब ममता जी ने लेफ्ट को हराया तो टीएमसी के 100 से ज्यादा दफ्तर, बड़े दफ्तर टीएमसी और लेफ्ट वालों के ही हैं। अब शुभेंदु की सरकार आने के बाद लेफ्ट वाले अपने अपने दफ्तर दोबारा ले रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा साहब? और फिर बंगाल की जनता दोबारा उस नेता को पनपने नहीं देती। कांग्रेस गई तो नहीं पनपी, लेफ्ट गया तो नहीं पनपा। ये क्रोनोलॉजी बता रही है कि कोई नई व्यवस्था हो जाए तो अलग बात है, नई टीएमसी आ जाए तो अलग बात है। ममता जी वाली टीएमसी तो नहीं चलेगी। नई टीएमसी आ जाए तो चल जाएगी, ममता जी की टीएमसी नहीं चलेगी, क्योंकि बंगाल का इतिहास बताता है मन भर के शासन करने देता है बंगाल। बंगाल का व्यक्ति इतना उदार है, कहता नहीं यार 2-3 बार तो कम से कम काम करने दो, देखें। फिर जब तीसरा नेत्र खोलता है तो उस सत्ता के संगठन को ध्वस्तीभूत कर देता है। हमने देखा था ज्योति बाबू का जलवा, कोलकाता में भी और दिल्ली में भी। कोई नहीं सोचता था कि लेफ्ट कभी बंगाल से चला जाएगा। एक आंधी की तरह, सुनामी की तरह ममता जी आई और लेफ्ट खत्म हो गया। एक वैसी ही आंधी की तरह भाजपा आई, लेकिन एक अंतर है, ममता बनर्जी ने कांग्रेस को तोड़ा, कांग्रेस ने लेफ्ट को डेंट पहुंचाई, लेफ्ट ने कांग्रेस को डेंट पहुंचाई, लेकिन भाजपा उतने बड़ी मेजॉरिटी से बंगाल में जीत कर आई है कि उसे तृणमूल से न संगठन के लोग चाहिए न विधायक चाहिए। यह पहली बार बंगाल में हो रहा है। और उल्टे भाजपा के भीतर इस बात को लेके प्रेशर ग्रुप बन रहे हैं कि टीएमसी वाले भाजपा से सटना चाह रहे हैं, हमको इनको नहीं लेना है। आज कंचन गुप्ता ने कहा भी कि टीएमसी के सारे लोग अपना पाप धोना चाहते हैं भाजपा में आकर, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए टीएमसी में जो बवाल हो रहा है वो टीएमसी तक ही रहेगा। अब प्रश्न एक ही है केवल, ममता जी के नेतृत्व वाली टीएमसी और ममता जी के नेतृत्व से बाहर खड़ी टीएमसी हैं, दोनों टीएमसी। वक्त निर्णय करेगा ओरिजिनल टीएमसी कौन है। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। सबका राजा